हेलो हाय दोस्तों, मैं जियोग्राफी बॉय भी शर्मा। आज हम लोग वनडे एग्ज़ाम के दृष्टि से और कुछ टीचर के पेपर में आए हुए प्रश्न को नोट सहित देखेंगे और मुख्य टॉपिक के अनुसार। तो आइए आज हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ते हैं। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, जियोग्राफी का स्टूडेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम भी पढ़ें और आप भी पढ़ें। मैं ये पहली बार लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग मेरी मदद करें लाइक और सब्सक्राइब करके, ताकि और भी मैं वीडियो अच्छे से ला सकूँ। आइए हम लोग पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। डोकलाम पठार स्पेस के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। देखो, डोकलाम पठार स्पेस त्रिसंगम स्थल का मतलब जो तीन स्थल हैं उनके बीच जो स्थित होता है उस त्रिसंगम स्थल होता है या कहा जाता है। तो डोकलाम पठार स्पेस त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 भारत, म्यांमार एवं चीन। ऑप्शन बी भारत, चीन एवं पाकिस्तान। सी बांग्लादेश, म्यांमार एवं भारत। ऑप्शन डी भारत, चीन एवं भूटान। तो डोकलाम पठार है, ये ऑप्शन नंबर डी भारत, चीन एवं भूटान त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरता है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन 1 है त्रिपुरा। ऑप्शन बी है मिजोरम। ऑप्शन सी है मणिपुर। ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। फिर से पढ़िए, कर्क रेखा क्या बोला है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। ध्यान दें इस बात को, किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर है, मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोरोमंडल तट स्थित है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। कर्नाटक तट कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक तट हमारा तमिलनाडु में स्थित है। कर्नाटक तट हमारा तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार क्या है? जो भारत का है उत्तर दक्षिण विस्तार क्या है? उत्तर दक्षिण विस्तार ऑप्शन ए 2500 किलोमीटर है। ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन सी 2933 किलोमीटर है। ऑप्शन डी 3600 किलोमीटर है। तो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा अपनाई गई मानक मध्याह्न है। ऑप्शन ए 82.5 पूर्व। ऑप्शन बी 84.5 पूर्व। ऑप्शन सी 82.5 पश्चिम। ऑप्शन डी 82.5 पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर है 82.5 पूर्व में भारत का मध्यमान रेखा है, यह माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? ऑप्शन ए
चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर बांग्लादेश। ये देखिए यूपीटीजीटी 2013 में मैंने अधिकतर क्वेश्चन यूपीटीजीटी के टारगेट से ही लिया हुआ है, लेकिन ये इसके यूपीटीजीटी के बहुत सारे क्वेश्चन वनडे एग्जाम में फैक्चुअल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार है। भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए 3214 किमी तथा 2970 किमी, ऑप्शन बी 3214 किमी तथा 2933 किमी, ऑप्शन सी 3314 किमी से 2933 किमी, ऑप्शन डी 3314 किमी तथा 2970 किमी। तो इसका सही जवाब है 3214 किमी तथा 2933 किमी है, जो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में किससे होकर नहीं गुजरती है? किससे होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में किससे होकर नहीं गुजरती है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा झारखंड। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोलकाता में 88 डिग्री 30 मिनट 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो मुंबई 73 डिग्री पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का समय क्या होगा? सूर्योदय का समय क्या होगा? फिर से पढ़ते हैं। कोलकाता में 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और यदि सूर्य प्रातः 6:10 पर मुंबई में सूर्योदय 6:10 पर होता है तो मुंबई में सूर्योदय का समय क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा पेन नहीं है मेरे पास तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया है प्रातः 7 बजे, ऑप्शन बी 6:40 पर, ऑप्शन सी 7:12 पर, ऑप्शन डी 8:10 पर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 88 डिग्री 30 मिनट है इसको 73 डिग्री से हम लोग पहले घटा देंगे। फिर जो हमारा मान आएगा उसमें हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। जो मान आएगा उसको हम लोग उसमें गुणा कर देंगे। फिर गुणा करने के बाद जो भी मान आएगा उस मान में जो अगले वाले मिनट है उसको जोड़ देंगे। फिर जोड़ने के बाद 60 से भाग करने के बाद हमारा जो मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। आइए हम लोग इसका मैंने व्याख्या करके दिया हुआ है। इसका आंसर 7:12 पर सूर्योदय होगा। देखिए इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसमें। देखिए सबसे पहले देशांतर का अंतर हमें निकालना है।
कोलकाता और मुंबई के देशांतरों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। कोलकाता का देशांतर 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। फिर मुंबई का 73 डिग्री पूर्वी देशांतर है। फिर देशांतर का अंतर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे देशांतर का अंतर। जैसे आपको बताया देशांतर का अंतर निकालने पर 15 डिग्री 30 मिनट हो रहा है। फिर अब हम लोग समय ज्ञात करेंगे इसमें। 1 डिग्री, अब बताइए 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए 15 देशांतर के लिए जो अंतर है 15 गुणे 4 यानी 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। फिर 30 मिनट को चेंज करेंगे, 30 इंटू 4/60 मिनट, यानी 2 मिनट इसमें निकल जाएगा हमारा। फिर कुल अंतर कितना हो जाएगा? कुल अंतर 60 + 2 यानी 60 मिनट प्लस 2 मिनट, यानी सब मिलाकर 62 मिनट हो जाएगा। आगे देखते हैं। फिर मुंबई में सूर्योदय का समय निकालेंगे अब। चूँकि मुंबई कोलकाता पश्चिम में है, चूँकि मुंबई जो है कोलकाता के पश्चिम में है और कोलकाता हमारा किधर है? पूर्व में है। इसलिए मुंबई में सूर्योदय कोलकाता की तुलना में देर से होगा। हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में करीब 2 घंटे का अंतर होता है। कोलकाता में सूर्योदय का समय 6:10 AM पर। तो मुंबई में सूर्योदय का समय 6:10 और फिर 62 मिनट है, उसको हम लोग इसमें 1 घंटा निकल जाएगा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो ये 6 एक साथ हो जाएगा और ये 10 दू 12 हो जाएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 7:12। मुंबई में सूर्योदय का समय कितना हो जाएगा? 7:12। आइए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। करें भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1 12 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। फिर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। फिर सी ऑप्शन 10 डिग्री 5 से 38 डिग्री 6 मिनट। फिर 4 ऑप्शन डी नंबर दे रहा है कि 15 डिग्री से 30 डिग्री का उत्तर। तो हम जानते हैं कि इसका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट होता है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? बस ऑप्शन नंबर बी हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट होता है। देखिए इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। याद कैसे रखिए, मान लीजिए ये 8 है, 8 में से 1 करेंगे 7 कम हो जाएगा। फिर 6 है, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। अब ये 5 2 7 हो जाएगा। आप लोग ऐसे याद करिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं और भी ट्रिक वाला क्वेश्चन अपने शॉर्ट वीडियो में डालता रहूँगा। आप लोग जरूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में भूपत्र को या सर्वे सीटों का प्रकाशन होता है। ऑप्शन नंबर 1 देहरादून से, बी मुंबई से, सी कोलकाता से, डी बेंगलुरु से। तो भारत में भूपत्र को या सर्वे सीटों का प्रकाशन होता है, तो हमारा ऑप्शन ए देहरादून से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितना है? भारत की जो तटरेखा है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 3500 किमी, बी 7516 किमी, सी 6000 किमी, डी 1740 किमी। तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी 7516 किमी हमारे तट की लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य है। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही इसका जवाब मिल गया होगा। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी महाराष्ट्र। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले, हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है? डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा माना जाता है? डुरंड रेखा। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल और भारत, ऑप्शन डी नेपाल और चीन। तो डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान माना जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन अगला देखते हैं। दादरा और नागर हवेली में कौन सी भाषा बोली जाती है? ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि दादरा और नागर हवेली में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन 1 गुजराती, ऑप्शन बी मराठी, सी कोंकणी, डी अंग्रेजी। तो ध्यान दीजिएगा, दादर और जो नागर हवेली है वो गुजरात के पास है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए गुजराती हमारा सही आंसर है। दादर और नागर हवेली में गुजराती भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इसका आंसर शीट नीचे रखा हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इस क्रम में अगला क्वेश्चन है। अब देखिए, भारत के धरातलीय स्वरूप के बारे में हम लोग क्वेश्चन को जानेंगे। पहला है, हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण पाए जाते हैं? इसको अलग अलग स्थानों पर स्थल भूमि है, धरातलीय स्वरूप है, स्थल भूमि। इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पूर्व हिमालय, ऑप्शन बी पूर्व हिमालय, ऑप्शन सी हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय। तो इसका सही जवाब क्या है? कश्मीर के हिमालय में करेवा। आप लोग जरूर सुने होंगे। देखिए, ये यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गारो राजमहल बिदर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 संगवलन के द्वारा, बी संधि द्वारा, अंधभ्रंश द्वारा, अधिक्षिप्त वलन द्वारा। तो इसका सही जवाब है अंधभ्रंश के द्वारा गारो राजमहल बिदर का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर
ऑप्शन नंबर नीलगिरी, बी अनाईमुड्डी, सी दोदो बेट्टा, डी कोडाईकनाल। तो इसका फिर से देखिए, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर। तो हम जानते हैं कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड्डी है। देखिए, यूपीटीजीटी 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? ऑप्शन नंबर 1 हिमालय, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी मैसूर का पठार और ऑप्शन डी विंध्य का पठार। तो इसका सही जवाब है छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कार्डेमम पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी अन्नामलाई पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी पलानी पहाड़ी। तो ये कहाँ मिलते हैं? तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है। भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है। ऑप्शन 1 अवसादी कांतरिक चट्टान से, ऑप्शन बी आग्नेय अवसादी चट्टान से, ऑप्शन सी आग्नेय और कांतरिक चट्टानों से, ऑप्शन डी अवसादी चट्टानों से। तो इसका सही जवाब होगा आग्नेय और कांतरिक चट्टानों से बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बोलिए। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करती है। हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करती है। कारण कर रहा है, कारण क्या है भाई, क्यों? हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम वलित पर्वत है। बात तो सही लग रहा है। जो हमारा हिमालय पर्वत है, जो शीत ऋतु, जानते हैं कि हिमालय तरफ सबसे ज़्यादा ठंड बर्फीली स्थान है। वहाँ से जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनको जो हिमालय है रोकती है भारत में प्रवेश करने से। अगर न हिमालय न होता तो सोचिए सबसे अधिक ठंडी हमारे भारत में पड़ती है, जो मध्य वाला क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन ए और दोनों सत्य है और यार की व्याख्या करता है। भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर नहीं होता हिमालय तो अत्यधिक ठंडी पड़ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पश्चिम घाट को किस और नाम से पुकारा जाता है? पश्चिमी घाट को किस और नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन 1 शिवालिक श्रेणी, फिर विंध्याचल श्रेणी, सह्याद्री श्रेणी, अजंता श्रेणी। तो इसे सह्याद्री श्रेणी के नाम से जानते हैं पश्चिमी घाट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है।
भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है? ऑप्शन नंबर 1 खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारा ये चैनल है यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय भी शर्मा। आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और भी अधिक से अधिक वीडियो ला सकूं। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, मैंने सबसे अधिक यूपीटीजीटी की क्वेश्चन लिया हुआ है जो 2021 से लेकर 2090 के लगभग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? ऑप्शन 1 है टर्शियरी, फिर कार्बोनिफेरस, पैलियोजोइक, मेसोजोइक। तो इसका सही जवाब है टर्शियरी काल में हमारी हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? पहला दोदो बेट्टा, महेंद्रगिरी, महाबालेश्वर, अन्नाईमुड्डी। तो इसका सही जवाब है अन्नाईमुड्डी। हमारे दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोमंडल तट का विस्तार। कोरोमंडल तट का विस्तार कर कृष्णा। ऑप्शन ए कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा के नदी के डेल्टा तक, कुमारी अंतरीप के कृष्णा नदी डेल्टा तक, सूरत से गोवा तक, सौराष्ट्र से सूरत तक। तो इसका सही आंसर है कुमारी अंतरीप के कृष्णा नदी डेल्टा तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? ऑप्शन 1 श्रीनगर से लेह को, शिमला से तिब्बत को, दार्जिलिंग से तिब्बत को, फिर श्रीनगर को पाकिस्तान से। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जोजिला। तो देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर से लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 नंदा देवी, बी कामेत, सी केदारनाथ, डी बद्रीनाथ। तो इसका सही आंसर है नंदा देवी। नंदा देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम बताइए। जो लघु हिमालय में स्थित दर्रा है उसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 बुर्जिल, बी बारामूला, सी जोजिला, डी शिपकीला। फिर से पढ़ लीजिए। लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बारामूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि दून घाटी कहाँ अवस्थित है? दून घाटी कहाँ अवस्थित है?
ऑप्शन नंबर ए महान हिमालय में, लघु हिमालय में, शिशुपालिक हिमालय में, डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। दून, तो इसका ऑप्शन नंबर सी शिवालय हिमालय में दून घाटी अवस्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचे के नाम से विख्यात है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा, बहुत ही पुराना क्वेश्चन और बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन केरल, सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है डंकन पास मतलब दर्रा किन के बीच स्थित है। डंकन पास किन के बीच स्थित है। ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी दक्षिणी और लिटिल अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन सी उत्तरी और मध्य अंडमान, ऑप्शन डी उत्तरी और दक्षिणी अंडमान द्वीप। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। दक्षिणी और लिटिल अंडमान द्वीप समूह में डंकन पास दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को कहा जाता है। जो शिवालिक है, शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बालू का टीला, ऑप्शन नंबर बी बाबर और तराई, ऑप्शन सी मैदान, ऑप्शन डी खादर। तो इसका आंसर है भाबर और तराई मैदान शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को कहा जाता है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन जाल यानी ट्रम्प किसका बना हुआ है। ग्रेनाइट का, बी कैंथ्रिक सेल का, सी अवसादी सेल का, डी बेसाल्ट का। तो इसका आंसर है बेसाल्ट। बेसाल्ट का दक्कन जाल बना हुआ है। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। भारत के उस द्वीप का नाम बताइए जिससे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। भारत के उस द्वीप का नाम बताइए जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। इसका नाम पढ़ते ही आ जाता है बैरन द्वीप। तो आइए अगला क्वेश्चन इस पहला है रोज द्वीप, ऑप्शन देख लेते हैं। बी निकोबार, सी लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका कौन सा है, तो बैरन द्वीप। बैरन द्वीप को सक्रिय ज्वालामुखी की भूभाग बताते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन नहीं है, इसमें आंसर शीट इसमें है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिए अगर कोई छूट गया होगा तो गलती से। आइए अगले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। कार्य भारत का अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र के क्वेश्चन के बारे में लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है। कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है। ऑप्शन नंबर 1 झेलम, तीस्ता, रावी, ब्यास। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 झेलम। जो झेलम है कश्मीर घाटी से बहती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ताप्ती। जो ताप्ती नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहे हिमालय में कौन सी नदी हिमालय पार की नदी है? हिमालय पार का मतलब जो निकलती है जिसको बताते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार की नदी है? हिमालय पार की नदी है। ऑप्शन 1 गंगा, यमुना, सतलज, रावी। तो इसका सही जवाब है सतलज। सतलज हिमालय पार की नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मिलान वाला अगला क्वेश्चन है, हमको इसमें सम्मिलित करना है। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को। कह रहा है कि ऑप्शन ए एक तरफ झील दिया है सांभर, लोनार, पुलिकट, नौकुचिया और राज्य तमिलनाडु दिया है, उत्तराखंड दिया है, राजस्थान, महाराष्ट्र। देखिए हम जानते हैं कि सांभर जो सांभर है, सांभर झील हमारा कहाँ है? राजस्थान में है। फिर लोनार, जो लोनार झील है ये कहाँ हमारा? ये महाराष्ट्र में है। पुलिकट, पुलिकट झील कहाँ है हमारा? तमिलनाडु, पुलिकट तमिलनाडु। और नौकुचिया ये तो विश्व प्रख्यात है, नौकुचिया कहाँ है हमारा? उत्तराखंड में। तो इसका आंसर कौन सा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जबलपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? जो जबलपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन 1 गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। ऑप्शन ए गंगा दिया है, ऑप्शन बी यमुना दिया है, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी गोदावरी। तो हम जानते हैं कि जबलपुर हमारा कहाँ है भाइयों? तो एमपी में हमारा जबलपुर है। हाँ, जबलपुर में है भेड़ा घाट। भेड़ा घाट बहुत ही विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात है भेड़ा घाट। तो भेड़ा घाट किस नदी पर है? तब आपको ऑप्शन उत्तर पता चल गया होगा। तो भेड़ा घाट कहाँ है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अभी सुमेलित करने वाला है क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि बुलर झील दिया है, लोनार झील दिया है, पुलकट झील दिया है, लोकटक झील दिया है। देखिए कौन सा झील कहाँ है? ऑप्शन इसमें दिया है राज्य मणिपुर, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो आइए देखते हैं हम लोग। वुलर झील, वुलर झील कहाँ है भाई? आपको देखते ही आपको पता चल गया होगा वुलर झील कहाँ है। फिर लोनार झील कहाँ है? फिर पुलकट झील कहाँ है? लोकट झील कहाँ है? देखिए वुलर झील, वुलर झील हमारा कहाँ है? तो वुलर झील, जो वुलर झील है हमारा जम्मू कश्मीर में हमारा क्या है? वुलर झील है। 1 मिनट थोड़ा। फिर लोनार झील, जो लोनार झील है हमारे महाराष्ट्र में है। फिर पुलकट झील, पुलकट झील हमारा कहाँ है? तमिलनाडु में है। और लोकटक, लोकटक यानी मणिपुर। अधिकतर लोग मणि को
टक टक देखते रखते हैं, लोक टक। तो ये आप इस ट्रिक से याद रखिएगा, लोक टक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहे दिल्ली और आगरा, 1 मिनट कह रहे दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा प्रदूषित कर रहा है। दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है। किस नदी को कर रहा है भाई? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो देखिए जो दिल्ली और आगरा के शहरों से जो कूड़ा कचरा निकलता है वो यमुना नदी को क्या करता है? प्रदूषित करता है, यमुना नदी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन 1 भीमा नदी, ऑप्शन बी मांडवी नदी, ऑप्शन सी श्रावस्ती नदी, ऑप्शन डी वशिष्ठी नदी। तो ये किस नदी को, पणजी हमारे किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना भारतीय गणराज्य में है? ऑप्शन 1 गोदावरी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित तीर्थ का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 विष्णु प्रयाग, ऑप्शन बी देव प्रयाग, ऑप्शन सी रुद्र प्रयाग, ऑप्शन डी कर्ण प्रयाग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी देव प्रयाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा सुमेलित करने वाला है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और सही जवाब दीजिएगा। एक तरफ नदियाँ दिया है और उनकी सहायक नदियों के बारे में दिया हुआ है। नदियों में दिया है कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और यमुना। तो इधर ऑप्शन दिया है उनकी सहायक नदियाँ हैं चंबल, इंद्रावती, तीस्ता, भीमा। देखिए ऑप्शन, तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तो आप लोग जानते हैं कि जो कृष्णा जी थे वो जो महाभारत हुआ था भीम के साथ अधिक रहे थे। तो आप कृष्णा से भीम के याद कर लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र तीस्ता से याद रखिएगा। सी एंड गोदावरी को इंद्रावती से याद रखिएगा। यमुना तो सभी जानते हैं भाई किसकी है, तो ये चंबल की है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागा अर्जुन परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया है? नागा अर्जुन परियोजना किस बांध पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो नागा अर्जुन से याद रखिएगा। अर्जुन हमेशा कृष्णा जी के साथ रहते थे। कृष्णा जी अर्जुन के सारथी के रूप में थे महाभारत में। तो याद रखिएगा ऑप्शन इसका कौन सा होगा?
फर्स्ट यानी कृष्णा, नागार्जुन परियोजना जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। देखिए ये भी सुमेलित करने वाला है, 1 मिनट। देखिए सुमेलित करने वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बने जा सकते हैं और ये बहुत बेटर होता है और चांस भी रहते हैं कि हम लोग कई क्वेश्चनों इस प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब सही अधिकतर देते हैं। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। एक तरफ नदी दिया है कृष्णा, सतलज, महानदी, भागीरथी और दूसरी तरफ परियोजना दिया है इसका नागार्जुन सागर, टिहरी, भाखड़ा नालंदा, हीराकुंड। तो हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे कि कृष्णा, जो कृष्णा नदी है, अभी मैं उधर आप लोगों को बताया, जो कृष्णा नदी, जो कृष्णा है, कृष्णा हमारा नागार्जुन सागर की परियोजना है। फिर सतलज, सतलज नदी पर कौन सी परियोजना बनी है? भाखड़ा नालंगा, सतलज, भाखड़ा नालंगा। फिर जो सी है महानदी, महानदी जो महानदी, महानदी से याद रखिएगा हीराकुंड, महानदी हीराकुंड, यानी महानदी में इसलिए वो महानदी से बोला गया है, एक तरीके से आप समझ जाइएगा, क्योंकि उसमें हीरा अधिक पाया जाता है, हीरे का कुंड है इसलिए बोला जाता है। ये ठीक तरीके से याद रखिएगा आप लोग। और डी यानी भागीरथी, भागीरथी सबको जाता है टिहरी, टिहरी भागीरथी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है और आप लोग शायद इसका जवाब भी जानते होंगे। फिर से पढ़िए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 दामोदर, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी सोन। निम्न में से बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये जो नदियाँ होती हैं, ये जब बाढ़ अधिक, जब फ्लूड अधिक आता है तो ये कब अपनी स्थिति चेंज कर लेंगी नहीं पता चलता और ये अधिकतर जान माल को हानि पहुंचाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 झेलम, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी इंद्रावती। फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? झेलम, सतलज, चेनाब। तो इंद्रावती हमारी क्या है? सिंधु की सहायक नदी नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चनों में नहीं के बारे में। ये यूपीटीजीटी 2004 में पूछा गया था, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। अब तो ऐसा ही चल रहा है, हम क्या आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी इस चीज़ से काफ़ी त्रस्त हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। नर्मदा, तो नर्मदा हमारी क्या है? अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में उत्खात भूमि स्थलाकृति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 गंगा द्रोणी, बी नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, राजस्थान। कह रहे भारत में उत्खात भूमि स्थलाकृति का उदाहरण है। तो जो चंबल घाटी है, जो चंबल घाटी है हमारी, ये हमारी उत्खात भूमि स्थलाकृति का एक उदाहरण है। क्वेश्चन 18 देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है।
ऑप्शन 1 देखना है, पंजाब, जो पंजाब हिमालय सिंधु नदी। बी, कुमायूं हिमालय सतलुज नदी। सी, नेपाल हिमालय काली नदी। असम हिमालय ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही जवाब होगा असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी से सम्मिलित नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल। सीधा सीधा बोल रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। ऑप्शन 1, ऑप्शन ए गंगोत्री। ऑप्शन बी गढ़वाल हिमानी। ऑप्शन सी कैलाश हिमानी। ऑप्शन डी सियाचिन हिमानी। तो इसका सही जवाब होगा कैलाश हिमानी। पहली बार मैंने इतना लॉन्ग वीडियो बनाया है, इसलिए थोड़ा मतलब तबीयत में नासाज फील हो रहा है। फिर भी कोई नहीं, देखते हैं कितना क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जियोग्राफी बाय भी शर्मा को। ये मैंने आपको मैप रखा पड़ा है, आप लोग जरूर जिसे देख लीजिएगा। देखिए नेपाल, बिहार, पटना, लखनऊ, ये सभी हिमालयी क्षेत्रीय एरिया हैं जो बता रहा था। और ये सभी हमारे 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारे जो सहस्राद्री और जो भी पश्चिमी घाट है, ये हमारे पूर्वी क्षेत्र है। कोरोमंडल है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी इस साइड है, और अरब सागर इस साइड है। आप लोग इसे देख लीजिएगा, भली बात ही। अगले देखते हैं हम पॉइंट, इसमें अगला क्वेश्चन दिया है या कंटेंट है। देखिए मैंने अपने अनुसार कंटेंट भी रखा हुआ है इसमें। मैं थोड़ा थोड़ा बस पढ़ के बता देता हूँ। कुछ जनजातियों के बारे में मैंने कंटेंट को थोड़ा बहुत डाला हुआ है। देखिए कह रहा है राजस्थान, जो राजस्थान में जनजातियाँ पाई जाती हैं वो गरासिया, बेल, पटेलिया, सेहरिया सॉरी बॉस। फिर सिक्किम में लेपचा, भूटिया, शेरपा, लिम्बू। एनसीसी में इस समय में एक सारे लिम्बू नाम के थे, हमें अचानक याद आ गया, मैं बता देता हूँ। बहुत ही जोक टाइप के थे। चल ठीक है, अगला देखते हैं। असम के जनजाति के नाम चमका, दिमासा, सिथेंग, हाजोंग, कचारी, गारो, ये असम के है। फिर मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, दिमासा। त्रिपुरा में लुसाई, रियांग, त्रिपुरी, ओरंग। मिजोरम में रियांग, मिजो, चकमा, हाजुंग, हमार। मणिपुर में अंगामी, कुकी, माओ, कोम, लाम, गांग। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिसमी, सिंगपो, अबोर, अपतानी। फिर नागालैंड में जनजाति है नागा, कुकी, मिकिर, कचारी। देखिए नागालैंड से ही अधिकतर नागा जो साधु आते हैं प्रयागराज में स्नान करने के लिए महाकुंभ के समय, वही नागालैंड है। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर, झांगपा, गद्दी, सिप्पी। हिमाचल प्रदेश में स्वांगला, गद्दी, किन्नौर, गुज्जर, जोम्बा। गुज्जर से कुछ याद आ रहा क्या? हाँ वही रूपा, इन कुत्तों के सामने मत नाच रहा रूपा, जो गुज्जर की बातें करता है। गोवा की जनजातियां देखिए क्या है, धोडिया, वर्ली। दादर और नगर हवेली की जो जनजातियां है वार्ली, धोडिया, कोकना, नायक। देखिए नायक। फिर दमन और दीव की जो जनजाति है वो सिद्धी, धोडिया, वराली। अधिकतर जो गोवा, दादर नागर हवेली और दमन, ये क्षेत्र की जनजातियां में धोदिया, वर्ली
अधिक है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है, अरे सॉरी, अगला टॉपिक है देखिए, अंडमान निकोबार की जनजाति की हम लोग जानते हैं यहाँ की जनजाति और प्रजाति के बारे में। देखिए ओंग, अजीब अजीब थोड़ा नाम है। सॉरी, थोड़ा मैं अनकम्फर्टेबल स्थल पर वीडियो बना रहा हूँ, तो एक दो बच्चे यहाँ आ जा रहे हैं, बार बार डिस्टर्बेंस कर दे रहे हैं, सॉरी इसके लिए। जनजाति, ओंग जनजाति लघु अंडमान में पाए जाते हैं। जारवा जनजाति मध्य एवं दक्षिण अंडमान में सबसे खतरनाक होता है, इसे बताया जाता है कि। फिर सेंटिलीज जो जनजाति है सेंटिनेल द्वीप पर पाए जाते हैं। फिर सोम पेन ग्रेट निकोबार जनजाति पाई जाती है। निकोबारी ग्रेट निकोबार में पाई जाती हैं। फिर कह रहा है कि ये इसकी प्रजातियां हैं निग्रोइड के, सभी जितने हैं ये सभी निग्रोइड की प्रजातियां हैं। और निकोबारी ग्रेट निकोबार ये मंगोलाइड की प्रजातियां है। फिर कह रहा है एक ही जनजाति समुदाय एक से अधिक राज्यों में पाया जा सकता है। एकदम पाया जा सकता है। आप लोग अभी यहाँ पढ़े हैं, यहाँ पर देखे हैं एक ही प्रजाति जो गोवा, दादर, नागर हवेली और दमन द्वीप में, जैसे धोडिया वारली, ये दादर नागर हवेली में, दमन द्वीप में भी है और गोवा में भी है। अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानते हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमेशा इसको याद रखिएगा, जैसे 8-8 से याद रखिएगा। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला पॉइंट है पांडिचेरी यानी पड्डुचेरी। मैंने टॉपिक बताया कि पहले पूर्व कुछ राज्यों के बारे में बताया है, पहले राज्यों का क्या नाम था और इस समय वर्तमान में क्या नाम है। आप लोग इस शार्ट को जरूर देखिएगा हमारे इस जियोग्राफी बाय बी शर्मा चैनल पर। जो पुदुचेरी का क्षेत्र यमन, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी माहे केरल एवं कराईकल तमिलनाडु क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। पांडुचेरी को पुडुचेरी, यमन को आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी तमिलनाडु, माहे केरल और कराईकल तमिलनाडु विभाजित किया जाता है। राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन की स्थापना प्रोफेसर शिवा प्रसाद चटर्जी ने की थी। केरल के लैगून झील को कयाल कहते हैं। केरल के लैगून झील को क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। कोरी क्रीक कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। जो कोरी क्रीक कच्छ के जो है रण वो गुजरात में है। महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। महान हिमालय है को इसको हिमाद्री कहा जाता है। फिर ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। जो ट्रांस हिमालय है तिब्बत हिमालय कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आप लोग पढ़े हैं क्वेश्चन में। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रेणी नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती है। केसर की खेती के लिए करेवा, जमाव मृदा उपयुक्त है। आप लोगों को बताया कि जम्मू कश्मीर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? करेवा, जहाँ पर सबसे अधिक केसर की खेती होती है। कह रहा है कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। हिमालय का उत्थान टर्शियरी काल में संपन्न हुआ था। लक्षद्वीप का निर्माण मूंगे से हुआ था। चिल्का झील प्राण मछली के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो ये प्राण मछली अजीबोगरीब, हमारे इस पृथ्वी पर अजीबोगरीब अनेक प्रकार के प्रजातियां पाई जाती हैं नाम से जो है। कोसी नदी सुन, अरूण, तामूर नदियों से मिलकर बनी है। देख रहे हैं, कोसी नदी सुन, अरूण, तामूर नदियों से मिलकर के बनी है।
दामोदर नदी को अधिक प्रदूषण के कारण जैविक स्थल भी कहा जाता है। फिर BWHW या BHWH प्रकार की जो जलवायु जो राजस्थान में पाई जाती है, आगे मैंने इंक्लूड किया हुआ है इसमें। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं जिम्मेदार होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शुरुआत होती है उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं के कारण होती है, मैंने वही जिम्मेदार होती है, जिम्मेदार। ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम पश्चिमी घाट को प्रभावित करती है। जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है सबसे पहले पश्चिम घाट को प्रभावित करती है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान माना जाता है। इसके बाद अमेरिका दूसरे स्थान पर। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। कह रहा है कि जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। जलोढ़ मृदाएं मूलतः नदी द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से बनी होती है। किससे बनी होती है? नदियों के द्वारा जो लाए गए अवसाद होते हैं उनके निक्षेपों से, मतलब निक्षेपों को मतलब एक जगह इकट्ठा कर देना, पोचे से बनी हुई है। फिर काली मृदा कपास के लिए अधिक उपयोगी है। फिर गुजरात के अधिकांश भाग पर काली मृदा एवं लवणी मृदा का विस्तार है। मृदा निर्माण मुख्य रूप से 5 अंतःक्रिया कारकों पर निर्भर करती है। पहला जनक पदार्थ, जीवित जंतु, जलवायु, स्थलाकृति, समय। ये मेन पॉइंट है जो अधिकतर टीजीटी में पूछा गया है। इनको आप जो भी बच्चे टीजीटी, जो भी दोस्त साथी टीजीटी का तैयारी करते हैं, आप इनको गहराई से ध्यान दीजिएगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरी वन पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरी वन पाए जाते हैं। सुंदरी वन पाए जाते हैं सबसे अधिक, इसलिए वे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी वो प्रसिद्ध और नाम से जाना जाता है। भारत में वन क्षेत्र का लगभग 33% वनाच्छादित लक्ष्य रखा गया है। भारत में यूरेनियम का उत्पादन झारखंड के जादूगोड़ा में होता है। ऐसे याद करिए, जादूगोड़ा, यूरेनियम में जादू होता है इसलिए झारखंड के जादूगोड़ा में होता है, अधिक पाए जाते हैं। थोरियम मोनाजाइट अयस्क से प्राप्त होता है। इसका विश्व में सर्वाधिक भंडार एवं उत्पादन केरल में है। प्रमुख जीवाश्म ईंधन देखिए क्या है गया है। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम इत्यादि ये प्रमुख जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये बहुत करोड़ों अरबों करोड़ों वर्षों पहले ये बहुत सारे जीव जंतुओं के पृथ्वी के अंदर दब जाने के कारण ये गैसें उत्पन्न होती हैं, जो भी कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थ आता है मिलता है। फिर मैग्नाइट सर्वोत्तम किस्म का लोहा अयस्क है। मैंने नीचे इंक्लूड पीडीएफ के रूप में किया हुआ है, आप लोग उसे जरूर पढ़िएगा। ये मैं शॉर्ट टाइप में बता रहा हूँ, वन शॉट में बता रहे हैं। भारत का प्रथम कोयला खान रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह मुपंडल तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कुछ ऐसे प्रसिद्ध स्थल हैं जिनका नाम पता चल जाता है कि हाँ वो तमिलनाडु का है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत की अधिक संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत की अधिक संभावना है। यहाँ अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी भी आप नाम सुने ही होंगे, मानसी नाम, जिसे वहाँ पर सबसे अधिक पूरा विश्व में कहे तो सबसे अधिक बारिश होती है। वर्तमान में राष्ट्रीय जल नीति 2012 में लागू हुई थी।
तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। कानन देवन नीलगिरी और दार्जिलिंग पहाड़ियों पर चाय रोपण का कार्य संपन्न होता है। कानन देवन कहाँ है? केरल में। नीलगिरी और दार्जिलिंग पहाड़ियों पर चाय रोपण का कार्य संपन्न होता है। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल के उत्पादन से है। देखिए, मैं पहली बार यूट्यूब पर इतना लॉन्ग वीडियो बनाया हूँ, मेरी गला सूख रही है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। जैव प्रौद्योगिकी से जो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध था। छोटा नागपुर को रूर का प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर को रूर का प्रदेश कहा जाता है।